हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान की जो है कंप्लीट सभी चैप्टर को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। मैंने शुरुआत से इस वीडियो में शुरू किया है, पहले एकदम स्टार्टिंग से। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा इस सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के क्लास में यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए, जो कि आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है वो स्लाइड में सभी कॉन्सेप्ट को उसके इमेज के साथ अटैच किया है। जैसे कि आप देख लीजिए, सभी स्लाइड इतने बेहतरीन बने हैं कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं इस बेहतरीन सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के स्लाइड को समझते हुए। बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों, मैं पूरा बाल विकास मनोविज्ञान आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आप खुद ही कहेंगे कि हाँ सर, ऐसा वीडियो हमने पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं देखा है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत से पहले चैप्टर के पहले पार्ट से टॉपिक से शुरू करेंगे दोस्तों। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान की अवधारणा, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, ये है मनोवैज्ञानिक गॉल्टन। इनका इमेज आप देख पा रहे हैं, चित्र से क्या होता है ना कि सीधे आप उस कॉन्सेप्ट से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। तो गॉल्टन के समक्ष से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। दोस्तों गॉल्टन के समक्ष से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। और यह अवधारणा हमें मानव व्यवहार, यानी कि मानव व्यवहार की जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसको गहराई से समझने में मदद करती है। क्योंकि हर मनुष्य में जो है कुछ न कुछ अंतर होता है, विभिन्नताएं होती हैं। किसी का बिहेवियर कुछ होता है, किसी का कुछ बिहेवियर होता है। तो उनके बिहेवियर के हिसाब से क्या भिन्नताएं होती हैं वो आप समझते हुए चलिएगा दोस्तों। भिन्नता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को मिलते होंगे जो चिंतन यानी थिंकिंग करने, सीखने, लर्निंग करने तथा अन्य बहुत से कार्यों को अलग अलग तरीके से कर पा रहे होंगे। यानी कि आप लोग ऐसे अपने अगल बगल के लोगों को जरूर देखते होंगे जिनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका एक दूसरे का बहुत अलग अलग तरीके का होगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों में क्या है, विभिन्नताएं हैं। लोग की सोच अलग है, लोगों का कार्यशैली अलग है। तो ये क्या है, विभिन्नता है। इसमें आता है आपका सार्वभौमिक, यूनिवर्सल डिफरेंसेस। सार्वभौमिक भिन्नता क्या है? देखिए, एक ऐसा केवल एक क्षेत्र में ही नहीं होता है बल्कि सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि देखिए ये आदमी थोड़ा सा लंबा है, महिला थोड़ी छोटी है, फिर ये आदमी थोड़ा उससे लंबा है, फिर ये इससे छोटा है। तो क्या है, ये सब शारीरिक हुई। वैसे कलाकारी में भी अगर आप देखेंगे विभिन्नता के रूप में, तो दोस्तों ये देखिए, ये आदमी डॉक्टर है, ये महिला जो है वो पेंटर है, ये इंजीनियर है और ये प्रोफेशनल है। तो ये भी अंतर, सबके काम में भी विभिन्नता है। दोस्तों अब ये प्रश्न यह उठता है कि विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे इसका हम मूल्यांकन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ अब मनोवैज्ञानिक गुण अगर हम देखेंगे तो इसी से हम कंफर्म कर पाएंगे कि व्यक्तियों के बीच विभिन्नताएं कैसी होती हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत से मनोवैज्ञानिक गुणों यानी कि क्वालिटीज को व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनमें आपके प्रमुख होते हैं, सबसे पहले आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस आएगा। उसके बाद आपकी अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड उनकी अभिक्षमता क्या है, और व्यक्तित्व यानी कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। पांचवा है आपका मूल्य यानी कि उनकी वैल्यू क्या है। अब इसके आधार पर हम लोगों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर उनको अलग अलग बांटेंगे कि कौन से व्यक्ति में किस तरीके की विभिन्नताएं होती हैं। तो इन 5 प्रकार के जो है मुख्य होते हैं विभिन्नताएं, जिनके आधार पर लोगों को एक दूसरे से बांटा जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। दोस्तों मानव जीवन में विविधता, ह्यूमन डाइवर्सिटी, वस्तुओं की तरह ही मनुष्य में भी विविधता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न विशेषताओं का मिक्सचर होता है, यानी कि मिश्रण होता है। कहीं न कहीं इसी विभिन्नता के कारण हमारा पर्यावरण हर चीज से क्या है,
भरपूर होता है। इस पूरे भीड़ में देखिए हर आदमी जो है एक दूसरे से अलग है। कोई किसी तरीके का है, कोई किसी तरीके का है, कोई किस तरीके का है, कोई किस तरीके का है। तो ये क्या है, यही क्या है, विभिन्नता है। और यही विभिन्नता जो है पर्यावरण में हर चीज से क्या होता है, भरपूर मिलता है। दोस्तों अब आते हैं बात शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंसेस। प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर आदमी एक दूसरे से शारीरिक फिजिकली विशेषताओं में भिन्न होता है। जैसे कि आप शरीर से देख पा रहे हैं, ये आदमी कितना हाइटेड है और काला है, ये महिला कितनी छोटी है और गोरी है। तो ये आदमी कितना छोटा है, इससे कितना छोटा है, ये इससे कितना छोटा है। तो ये क्या है, शारीरिक क्या है, विभिन्नता है। इसमें ऊंचाई में अंतर है, वजन में अंतर है और रंग में अंतर है। तो ये क्या है, शारीरिक भिन्नता है एक दूसरे का। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक भिन्नता के बारे में, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से भिन्नता जो पाई जाती है, उसमें देखिए कोई व्यक्ति जो है वो कम सृजनशील है, यानी कि जैसे ये पेंटर है। कोई कम बुद्धिमान यानी कि कोई कम बुद्धिमान है, यानी कि कोई अधिक बुद्धिमान है। तो कोई कम सृजनशील है, कोई अधिक सृजनशील है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक डिफरेंस है। दोस्तों अब बात आती है स्थितिवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिचुएशनिज्म। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर स्थिति परक यानी कि सिचुएशन बेस्ड कारकों से ज्यादा निर्धारित होता है, जिसे हम स्थितिवाद यानी कि सिचुएशनिज्म भी कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति, सिचुएशन या उसकी वर्तमान दशाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि ये सबसे सिंपल उदाहरण है समझने के लिए। देखिए जैसे लोग कहते हैं गांव में कि गिरगिट जो है वो कैसे रंग बदलता है। तो देखिए ये गिरगिट जो है, ये जब हरे रंग के पौधे पर आया है तो इसका शरीर अपना जो है वो अपना हरे रंग का कर लिया है। जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं तो क्या है, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो है अपने आप को ढाल लेते हैं, अपना कलर बदल लेते हैं। स्थितिवाद का उदाहरण, दोस्तों आप बहुत लापरवाह हैं, एक बात कह रहे हैं उदाहरण के रूप में, बुरा मत मानिएगा। आप बहुत लापरवाह हैं और आपको एक आयोजन यानी प्रोग्राम कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मान लीजिए ये आप ये हैं, या आप हमको ही मान लीजिए हम ये हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसी स्थिति में आप एक आयोजक के रूप में जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वर्तमान परिस्थिति सिचुएशन से आप प्रभावित हुए हैं। मैं अपने व्यवहार में क्या है, परिवर्तन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी तक कंफर्म हो गया होगा कि परिवर्तन जो है कैसे होता है, विभिन्नताएं एक दूसरे से कैसी हैं, और स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कैसे आदमी जो है वो बदलता है। अब आगे आते हैं दोस्तों मूल्यांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। दोस्तों मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने का पहला चरण है, पहला स्टेप है मूल्यांकन, असेसमेंट, जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन, मेजरमेंट किया जाता है। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके का होता है, औपचारिक फॉर्मल और एक अनौपचारिक। ये आपका औपचारिक, ये आपका अनौपचारिक। ठीक है दोस्तों, औपचारिक मूल्यांकन फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, औपचारिक मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर देखते हैं तो यह क्या होता है, मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज होता है औपचारिक मूल्यांकन, और यह वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। औपचारिक मूल्यांकन व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक को प्रशिक्षित, भली भांति ट्रेंड भी किया जाता है, ताकि वो एक तरीके से औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मल रूप से वो व्यक्ति तैयार हो पाए। अब आता है दूसरा अनौपचारिक मूल्यांकन और पूर्व कथन। देखिए अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन इनफॉर्मल असेसमेंट व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अर्थात जिसका मूल्यांकन किया जाना है तथा जिसके द्वारा किया जाना है, इन व्यक्तियों के बदल जाने से यह क्या है, पूरा का पूरा जो है इनकम मतलब अनौपचारिक मूल्यांकन बदल जाएगा। क्योंकि हर आदमी का सोचने का, करने का, मूल्यांकन करने का तरीका भी अलग है। अगर किसका मूल्यांकन करना है और किसके द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है,
अगर ये आदमी बदल जाते हैं तो मूल्यांकन भी जो है वो अनौपचारिक मूल्यांकन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बदल जाएगा। मूल्यांकन असेसमेंट करने के बाद प्राप्त सूचना इंफॉर्मेशन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले व्यवहार बिहेवियर का क्या है, एजम्पशन कर सकते हैं, पूर्व कथन हम कर सकते हैं कि अगला व्यक्ति जो है वो किस तरीके से उसका व्यवहार है और कैसे वो सोचता है, उसके काम करने का तरीका क्या है। यदि कुछ व्यवहारिक कारण ऐसे हैं जिसमें बदलाव की आवश्यकता है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए मूल्यांकन का उद्देश्य दोस्तों समझते हैं। पर्पज एंड डोमेन ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन असेसमेंट किस गुण का किया जाना है यह हमारे पर निर्भर करता है कि हम मूल्यांकन में किस गुण का मूल्यांकन करना चाहते हैं, डेडिकेटेड। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के गुणों के मूल्यांकन पर हम विचार कर सकते हैं कि भैया क्यों वो जो व्यक्ति है अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पा रहा है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा निष्पादन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है तो उसकी बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल शक्ति और कमजोरी का मूल्यांकन करना होगा कि हम पता लगाएंगे मूल्यांकन करके कि कहाँ बच्चा जो है वो कमजोर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करना होगा। जैसे कि सबसे पहले उस व्यक्ति का संज्ञानात्मक मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद उसका सांवेगिक मूल्यांकन, उसके बाद उसका सामाजिक मूल्यांकन यानी कॉग्निटिव मूल्यांकन, इमोशनल मूल्यांकन और सोशल मूल्यांकन। कॉग्निटिव असेसमेंट, इमोशनल असेसमेंट और सोशल असेसमेंट आप करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र, डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। मनोवैज्ञानिक गुण सामान्यतः बहुविमात्मक यानी कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इन गुणों में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं जैसे कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक, जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वाली स्लाइड में बताया था। अब इसमें मूल्यांकन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा, आपको यह देखना होगा कि वह इन विभिन्न क्षेत्रों संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांवेगिक आदि में कैसा व्यवहार करता है तथा वह इन क्षेत्रों में कैसा निष्पादन परफॉर्मेंस भी करता है, ये आपको देखना होगा यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण गुणों की अगर बात करते हैं तो यह गुण मनोवैज्ञानिक परीक्षणों यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट पर आधारित बेस्ड होता है। जैसे कि पहला आता है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा क्या है, बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि इंटेलिजेंस एक क्षमता यानी कि पोटेंशियल या मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, इसके द्वारा हम पर्यावरण से समायोजन एडजस्टमेंट करते हैं तथा किसी भी परिस्थिति को समझकर उस पर हम प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देते हैं। तो ये क्या है, बुद्धि है। जैसे ये बच्चा जो है पूरा ये इसको खेल रहा है तो ये दिमाग लगा रहा है, बुद्धि लगा रहा है कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बुद्धि की व्यापकता क्या है, ब्रॉड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों बुद्धि इंटेलिजेंस का क्षेत्र व्यापक है, ब्रॉड है, इसलिए किसी एक आधार बेस पर आप किसी की योग्यता, एबिलिटी का आकलन, असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वह अन्य क्षेत्रों में यानी अन्य फील्ड में भी अच्छा नहीं होगा। वह खेल में या किसी अन्य क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। जैसे कि ये विद्यार्थी पढ़ाई में अगर सही नहीं है, तेज नहीं हो पा रहा है बेचारा, तो ये सिंगर बन गया है, देखिए कितना बड़ा सिंगर बना है। तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप एक क्षेत्र में फेल हो रहे हैं तो आपके लिए वो आप इंटेलिजेंट नहीं है या फिर आपकी बुद्धि कमजोर है। सबका अपना अपना रुचि है, सबका अपना अलग अलग दिमाग है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे अभिक्षमता, एप्टीट्यूड क्या होता है। अभिक्षमता
देखिए, अभिक्षमता एप्टीट्यूड का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की किसी कौशल स्किल्स को अर्जित यानी एक्वायर करने की योग्यता यानी पोटेंशियल। उस विशिष्ट कौशल स्किल या क्षेत्र को जानने के लिए उसकी योग्यता को जांचने के लिए जो टेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है तो वह एक अच्छे प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की मदद से एक अच्छा वक्ता, स्पीकर या क्या बन सकता है, लेखक बन सकता है। जैसे कि ये बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है तो क्या है, एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। ये क्या है, आपकी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, अभिक्षमता जांचने की चीजें हैं। दोस्तों अगला आता है तीसरा पॉइंट, अभिरुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, देखिए कि कोई एक ऐसा विशिष्ट कार्य, स्पेशल वर्क या क्रिया, एक्टिविटी जिसको करने में आपको बहुत आनंद आता है, अर्थात जिसे आप वरीयता यानी कि प्रायोरिटी देते हैं, वही कार्य आपकी अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। यदि हम किसी विद्यार्थी की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह विद्यार्थी कौन से विषय में ज्यादा रुचि रखता है, और इसी आधार पर हम पठन पाठन की योजना बनाई जा सकती है कि उस बच्चे की अभिरुचि, इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, किस विषय में है और किस टॉपिक में है। तो उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम उस टॉपिक, उस विषय को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या है, उस चीज को बहुत अच्छे से समझेगा और पढ़ के समझ जाएगा आसानी से। तो रुचि होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। चौथा आता है पॉइंट आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी दोस्तों किसी व्यक्ति की वह अस्थायी विशेषताएं या गुण, क्वालिटी जो उसे अन्य लोगों से भिन्न बनाते हैं यानी कि अलग बनाते हैं। व्यक्ति विशेष के उन गुणों को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण की पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इत्यादि। इस परीक्षण के द्वारा हम यह पूर्व कथन यानी कि एजम्पशन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वह अपने जीवन में कैसा व्यवहार करेगा। किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट से हम ये समझ जाते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो ये आदमी, ये बच्चा कैसे भविष्य में इसका व्यवहार रहेगा। ठीक है, आगे पांचवा टॉपिक है अपना, पांचवा पॉइंट है मूल्य यानी कि वैल्यू। वैल्यू क्या दोस्तों, मूल्य क्या है, मूल्य दोस्तों, वैल्यू किसी व्यक्ति के वह अस्थायी विश्वास और विचार होते हैं जो जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। मूल्य परीक्षण, वैल्यू टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति की विशिष्टता, स्पेशलिटी का पता लगाया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है तो वह क्या है, उसके अंदर धार्मिक मूल्य उसके अंदर ज्यादा रहता है। वैसे ही कोई राजनीतिक या सामाजिक मूल्य वाला व्यक्ति हो सकता है जो जिसकी अपनी एक उस क्षेत्र में क्या होगी, वैल्यू होगी, एक स्पेशलिटी होगी, विशिष्टता होगी। अब दोस्तों मूल्यांकन की विधियां क्या है, असेसमेंट मेथड। मूल्यांकन के लिए अनेक विधियां, मेथड प्रयोग किए जाते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि एक टेस्ट के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से कर सकते हैं, केस स्टडी के माध्यम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण करके हम किसी का मूल्यांकन कर सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट के माध्यम से भी हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 तरीके हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन, असेसमेंट कर सकते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों व्यक्ति की व्यवहारिक, बिहेवियरल तथा मानसिक, मेंटल विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत मापन होता है। बुद्धि, व्यक्तित्व तथा अभिक्षमता आदि सभी के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण टेस्ट किए जाते हैं। इन परीक्षणों का उपयोग क्लिनिकल निदान यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस, निर्देशन, कार्मिक चयन यानी कि पर्सनल सिलेक्शन, स्थानन यानी कि प्लेसमेंट तथा प्रशिक्षण ट्रेनिंग में भी किया जाता है। किसका प्रयोग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग। ओके, आगे साक्षात्कार, इंटरव्यू। दोस्तों इस परीक्षण में, इंटरव्यू में वार्तालाप यानी कि 1 to 1 द्वारा या प्रश्न उत्तर वार्तालाप द्वारा सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, बात करके एकत्रित की जाती है। जैसे कि ये इंटरव्यू ले रही है इनका, तो इस इंटरव्यू में दोनों लोग एक दूसरे को जान रहे हैं कि किसको क्या
किस चीज की नॉलेज है। जैसे कि जब कोई विक्रेता सेल्स पर्सन घर घर जाकर किसी उत्पाद वस्तु प्रोडक्ट की उपयोगिता यूजफुल के बारे में सर्वेक्षण करता है। जब कोई पत्रकार जर्नलिस्ट नेशनल या इंटरनेशनल महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है तो क्या है, ये एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना व्यक्ति अध्ययन केस स्टडी। दोस्तों केस स्टडी में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का गहनता से अध्ययन व्यक्ति अध्ययन कहलाता है, यानी कि केस स्टडी कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का हम अगर डीप नॉलेज उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी हम क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। इसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों, मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है, ताकि हम उस केस स्टडी में हम उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल, फिजिकल इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री का हम टोटल उसका जो है उसमें डिटेल अध्ययन करते हैं। इसमें साक्षात्कार जैसे कि इंटरव्यू, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, पर्सनालिटी क्वेश्चनायर और मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल, इसका सबका उपयोग करके सूचनाओं को उस व्यक्ति के बारे में हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब आता है चौथा स्टेप अपना प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों यानी कि सिचुएशन में दिखने वाले व्यवहार का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में हम किसी व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि अलग अलग परिस्थिति में उस व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदल रहा है, उन सबको हम पूरी तरीके से उसके व्यवहार, उसके व्यवस्थित तरीके, उसके संगठित होने का तरीका और उसका वस्तुनिष्ठ, इस सब का अध्ययन करते हैं उस हम प्रेक्षण में। जैसे कि मातृ शिशु अंतःक्रिया, मोटर चाइल्ड इंटरेक्शन, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो मातृ शिशु अंतःक्रिया, मोटर चाइल्ड इंटरेक्शन का अध्ययन इस प्रणाली द्वारा आसानी से किया जा सकता है। याद रहे इस प्रणाली में प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करने वाले प्रेक्षक ऑब्जर्वेशन का बहुत कम नियंत्रक यानी कंट्रोल होता है इस तरीके के प्रेक्षण में। पांचवा आता है दोस्तों आपका आत्म प्रतिवेदन यानी कि सेल्फ रिपोर्ट। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार, विश्वास आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करता है। इन सूचनाओं के किसी साक्षात्कार, इंटरव्यू या प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त किया जाता है आत्म प्रतिवेदन में, सेल्फ रिपोर्ट में। यानी कि इसमें व्यक्ति खुद अपने व्यवहार का जानकारी एक रिपोर्ट में दे रहा है। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें कि मानव व्यवहार में यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो वह बहुत से गुणों यानी क्वालिटी पर निर्भर करती है, जिनमें से बहुत से महत्वपूर्ण कारक भी है वो निर्भर करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इसके आगे के टॉपिक के बारे में, जहां से हम लोग शुरू करेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि का डिटेल में दोस्तों देखेंगे। ऐसे ही आपको बेहतरीन स्लाइड में पूरा का पूरा जो आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान है, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग सॉल्व करते हुए, समझते हुए चलेंगे दोस्तों। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान इतना तगड़ा तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आप इसमें 30 में 30 नंबर 100% दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला वीडियो कैसा लगा आप सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का पहले चैप्टर का यूपी टेट 2026 के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।